हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल अगले 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और परसों अगले 4-5 क्वेश्चन। मतलब हमारा 2-3 दिन में चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश, जिसमें हमारा थ्योरी आ गया, डेरिवेशन आ गया, एग्जाम्पल्स आ गए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारे वीडियोस को आसानी से देख सकते हो और सबसे पहले देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं आयुष ट्यूटोरियल सनावल वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स बेस्ड हम स्टडी करते हैं पूरी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। आज हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप सभी को आता है, देखना कैसे। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली विद द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमको यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बताना है कि हमारा पॉजिटिव वर्क डन हुआ है या नेगेटिव वर्क डन हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को आता है। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स भी हमने उधर ही लगाया है और मोशन भी वहीं हुआ है ऑब्जेक्ट का सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव। अगर मान लो फोर्स इधर लगा रहे हो और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सीधा सा फंडा याद रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हुआ और फोर्स अपन ने इधर लगाया, मोशन इधर हुआ। अपोजिट डायरेक्शन में कहने का मतलब दोनों चीज हो रही है तो माइनस लगा देंगे। सेम डायरेक्शन में अगर दोनों चीज हो रही है, फोर्स भी इधर लगा रहे, मोशन भी इधर हो रहा है, दोनों चीज इधर हो रही है, तो वहां पर जो है पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा। देखते हम कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए सभी जन ध्यान से। वर्क डन बाय अ मैन इन ए लिफ्टिंग बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। मतलब एक बकेट में से, जो बकेट है हमने उसको कुएं में डाला हुआ है और कुएं में पानी भर के हम उसको निकाल रहे हैं इस तरीके से। आप समझना बात को, फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, बॉडी का मोशन भी इधर ऊपर की तरफ हो रहा है, फोर्स भी हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या आ गया, देखो यहाँ पर लिखा भी है, सारे आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन वहां पर हो जाएगा। इजी, क्लियर इच एंड एवरीवन? सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतना सिंपल सा चीजें वहां पर अपने को देखने को मिल जाती है। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, ये पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या देखने को मिल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबाव केस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स हमको नीचे की तरफ वहां पर लगता है, ठीक है ना। तो इस केस में जो हमारा वर्क हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पहला वाला ए वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला बी वाला क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं तीसरे वाले की, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है? ऐसा फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऐसा फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए? ये भी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। देखिए तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि बॉडी हमारी इधर चल रही है और फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉडी हमारी इस तरफ चल रही है और फ्रिक्शन फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, वहां पर वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया है। इजी, क्लियर इच एंड एवरीवन? सबको बात समझ में आती है नहीं आती है? मतलब अगर फोर्स और मोशन अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा तीसरा नेगेटिव, चौथा देखते हैं। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर हम वर्क फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स भी हम ऐसे लगा रहे हैं और मोशन ऑफ द बॉडी भी सीधा सीधा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, सीधा सीधा फोर्स लगा रहे हैं, सीधा सीधा मोशन हो रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर एज इट इज, आप लोग सभी जन ये चारों पांचों का स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग नोट डाउन कर लें। बहुत सिंपल चीज है आपकी, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा इसके बाद, आप थोड़ा बात को समझे कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमको बोल रहा है नेगेटिव, यहाँ पर वर्क डन बता रहा है क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टिव फोर्स की बात कर रहा है। रेसिस्टिव फोर्स की बात कर रहा है, सिंपल पेंडुलम में वहां पर मोशन हो रहा है, रेसिस्टिव फोर्स क्या होता है? रोकने का काम करेगा, और रोकने का काम करेगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा मतलब मोशन इधर हो रहा है और फोर्स इधर लगा रहे हैं। पेंडुलम ऐसे बॉब अगर ऐसा ऑसिलेट करते रहता है तो बॉब हमारा ऐसा ऑसिलेट करते रहता है, पर उसको रोकने के लिए वहां पर रेसिस्टिव फोर्स लग जाता है, ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस वजह से यहाँ पर नेगेटिव वर्क आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड। क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ पर करने वाले हैं।
देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो है ना, ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, ग्रेविटी वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बकेट है यहाँ पर। तो दोनों के डायग्राम में यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोग इसको पूरी प्रॉपरली तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की। पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 की। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो, सभी बच्चे ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में एक बार इकट्ठा लिख लेना। जो मैं पढ़ाऊंगा 9, 10, 11, 12 उससे बाहर कुछ भी एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर सही यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसी में हम लोग इसको देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, इनिशियली एट रेस्ट मूव अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टली ऑफ 7 न्यूटन। मतलब समझना बात को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 2 kg। कितना है, 2 kg। अब क्या करा है, इस बॉडी पर फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया, 7 न्यूटन फोर्स लगा दिया। जैसे ही 7 न्यूटन फोर्स लगाया, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना बना, 0.1 बना। मतलब वहां पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में रोकने वाला फोर्स भी लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कितना लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर दिया हुआ है क्या हमको, हमको यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। जैसे यहाँ पर हमको फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं 1.96, कितना वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है 1.96, हम निकाल, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ नहीं है तो हम इसको निकाल लेंगे, और अगर दिया हुआ रहता तो यहाँ पर कितना है 1.96 वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब रोकने वाला इतना फोर्स लग रहा है। तो वहाँ पर नेट फोर्स कितना निकल के आएगा, नेट फोर्स कितना निकल के आएगा, टोटल फोर्स अप्लाइड फोर्स इतना है 7 न्यूटन, और माइनस क्या कर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स, इसको से माइनस करेंगे 5 पॉइंट, हमारा कुछ आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5.04। कितना आ रहा है 5.04। ये हमारा जो है वो नेट फोर्स लग रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी आगे जा रही है। सबको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब सिर्फ 2 मिनट के यहाँ पर हम बात करेंगे, सिर्फ 2 मिनट में हमारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। सभी ध्यान से देखना कैसे, ठीक। अब अगर हम बात करें, समझ पा रहा हूँ मैं कि थोड़ा लाइटिंग का इशू आ रहा है, मैं आपको उसको भी धीरे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मास हो गया, ये U=0 हो गया, अप्लाइड फोर्स 7 हो गया, ये सब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले जो दिया लिख लो, मास मास। इसी में समझा रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। जो मेन समझाने का था मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अप्लाइड फोर्स 7 है और 1.9 माइनस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हम कैसे निकालेंगे, म्यू के एन से निकालेंगे, हमने पढ़ा था पिछले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में एक फॉर्मूला। अरे एन को हम mg लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mg। अब म्यू के कितना दिया है हमको, म्यू के कितना दिया है, म्यू के हमको दिया हुआ है 0.1। मास कितना है, मास हमारे पास है 2 kg और ग्रेविटी होता है 9.8। यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल जो फोर्स है निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ रहा है 1.96 न्यूटन निकल के आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको निकाल के आना चाहिए। देखो ये निकला 1.96, मतलब यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है इतना और फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जा रहा है इतना। देखो अब 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, देखना कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे, देखना ध्यान से। यहाँ पर जो डाटा है पहले जो सब लिख लो आप लोग, जो अपन ने निकाला और ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ के म्यू के mg हो जाएगा, म्यू के mg, ये आ गया 1.9 जो मैंने अभी निकाला। ये एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स अपॉन मास, और फोर्स कौन सा, नेट फोर्स। यहाँ पर नेट फोर्स कितना निकला 5.04, तो 5.04 अपॉन 2, मास हमारा 2 होगा ये। तो ये हो गया एक्सेलरेशन F अपॉन m, F नेट फोर्स हो गया 5.04 और मास हो गया 2। ये कितना आ गया हमारा एक्सेलरेशन, 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो ABCD क्वेश्चन पूछा ना है, आधे आधे मिनट में आंसर आ जाएंगे। ये सब चीजें जितना भी डाटा है पहले सब लिख लो। अब यहाँ पर बोला है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, S = ut + ½ at²। तो वही लगा S = ut + ½ at²। इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, तो u कितना है 0 है, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 होगा, हाफ ऐसा का ऐसा, हाफ ऐसा का ऐसा। ए हमारा कितना निकला 2.52, टी हमारा कितना निकला 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो समझ मेरी बात, तो क्या निकल गया हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया, निकल गया नहीं निकल गया। अब सब रद्दी रद्दी क्वेश्चन पूछे, देखो कैसे यहाँ पर ये सारी चीजें अपनी निकल चुकी है यहाँ पर। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछता है, वो बोल रहा है पहला क्वेश्चन, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है, एक ही में आंसर आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये आपने सबको दिख रहा होगा। ठीक, चलिए देखिए, सब सिंपल क्वेश्चन है पूरे, कोई दम नहीं है। पहला बोल रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। उसने बोला है वर्क निकालो, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है नहीं होता है। अप्लाइड फोर्स का निकालो तो फोर्स भी अप्लाइड फोर्स के रखेंगे 7। कितना फोर्स अप्लाइड किया था आपने? 7 न्यूटन किया था। भाई अपन ने डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था? अभी हमने इस डायग्राम में देखा। सिर्फ 10 मिनट का है वीडियो, कंप्लीट हो जाएगा, सारे अगले तीनों क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अप्लाइड फोर्स कितना है? 7 न्यूटन है। और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा था? 1.96 लग रहा था। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था और ये हमारा अप्लाइड फोर्स था। अब उसने बोला है कि अप्लाइड फोर्स पर वर्क डन निकालो। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 7। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 126। ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ऑब्जेक्ट में, तो हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ पर हमारा निकल जाएगा वर्क डन अप्लाइड फोर्स के लिए। ठीक है, देखिए हमारा फोर्स आ गया, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन, कितना सिंपल है। अब दूसरे में बोल दिया फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन निकालो, तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए ये वाला फोर्स लग जाएगा। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स में ये वाला फोर्स लग गया, और एस कितना है? 126 है। ये आ गया माइनस में, जो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। फिर बोला वर्क डन बाय नेट फोर्स। नेट फोर्स में क्या आएगा? इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। कितना आता है नेट फोर्स? 7 न्यूटन में से 1.96 को माइनस करते हैं तो 5.04 आ रहा है यहाँ पर। 5.04 यहाँ पर फोर्स रखेंगे, ये रखा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट ये रखा 126 और फोर्स 5.04। तो जब वर्क डन नेट फोर्स से पूछेंगे तब नेट फोर्स का वर्क फोर्स रख देना होगा। सिंपल पहले वाले में वर्क डन अप्लाइड फोर्स पूछा था तो अप्लाइड फोर्स रख दिया, डिस्प्लेसमेंट तो वही है। फ्रिक्शनल फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स रख दिया, डिस्प्लेसमेंट तो वही है। नेट फोर्स में नेट फोर्स रख दिया, डिस्प्लेसमेंट तो वही है। अब यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। क्या पूछा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब हाफ mv² माइनस हाफ mu², यही तो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली u तो हमारा 0 है, ये 0 है, हमारा बॉक्स पूरा 0 हो जाएगा। बचा हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये हाफ mv² बचा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। हाफ ऐसा का ऐसा, मास 2 है, वेलोसिटी हमने अभी यहाँ पर निकाली, इसके पहले ये ना v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से क्या निकाल देंगे? वेलोसिटी निकाल देंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से वेलोसिटी निकल जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर इसको एक बार देख ले। 1 मिनट मैंने आपको दिया। फिर हम आगे के 3 क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो हमारा समाप्त करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको देखिए ध्यान से आप लोग। समझ में आया ना? कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ वर्क पूछा है तो अप्लाइड फोर्स लगाया तो अप्लाइड फोर्स रख दिया हमने। उसने बोला है फ्रिक्शन फोर्स लगाओ तो फ्रिक्शन फोर्स रख दिया हमने। उसने बोला नेट फोर्स लगाओ तो नेट फोर्स रख दिया हमने। और काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। इनिशियल हमारा 0 है तो फाइनल क्या बच जाएगा? हाफ mv²। हाफ हमको पता हुआ है ऑलरेडी, मास भी हमको 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वी भी हमको यहाँ से ऊपर से निकाल लिया। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। बहुत सिंपल, देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए फोर्स इधर लगाया जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है 1.96 का। टू केजी का यहाँ पर मास है, तो डायग्राम भी आप लोग बना ले और आंसर भी वहीं से लिख ले आप लोग। बहुत सिंपल है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल है और बहुत मस्त है। सब जन इस क्वेश्चन को देखते से ही बंद कर देते कि भैया यार क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। तो कठिन वठिन नहीं होता भाई, फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, चीज़ों को सॉल्व करने की हिम्मत होना चाहिए, डरना नहीं है। बच्चे बहुत सारे फिजिक्स का नाम सुन के डर जाते हैं, डरना नहीं है, करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर गिवन बिलो थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आज 2 हमारे फिनिश हो चुके हैं, 2 और बचेंगे इसके बाद, मतलब 5-10 मिनट का वीडियो। ध्यान से देखना सभी जन, जितने बच्चे ऑनलाइन है, आकाश, आकांक्षी, अनुगो जी, जितने बच्चे ऑनलाइन है, समझ में आ रहा है आप सभी को? ऑफलाइन में जितने बच्चे बैठे आ रहे ना, नहीं आए लास्ट के 5 मिनट में पूछ लेना। जितने बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और पीडीएफ भी आपको धीरे धीरे टेलीग्राम में सारी इकट्ठी है, सारे सब चैप्टर्स की मिल जाएगी। आप लोग बस मेरे को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे लाभ ले पाए, और भी बच्चे अपने मंजिल तक पहुँच पाए। क्योंकि कई बच्चे मंजिल तक पहुँच चुके हैं जो कि एवरेज बिलो बच्चे थे। सिर्फ मेरा गाइडेंस है, पढ़ाने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे। मैं इसीलिए ऑनलाइन आया हूँ ताकि बच्चों को गाइड कर पाऊँ, अच्छा पढ़ा पाऊँ, अच्छा नॉलेज दे पाऊँ, अच्छी जगह पहुँचा पाऊँ। यही मेरा बस मकसद है ऑनलाइन आने का। ठीक है, और ऑब्वियसली भैया पैसे के लिए तो ठीक है भैया, फेमस हो जाएंगे तो पैसे तो आ ही जाना है।
मतलब अगर कहीं बच्चे सफल हो गए तो मैं फेमस ही हो गया ना, तो पैसे तो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। पर वो भी ठीक है, सब चल रहा है बढ़िया ऊपर वाले की कृपा से। देखिए, गिवन बिलो आर एग्जांपल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पर एग्जांपल हमको दिए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है। यहाँ भी जो पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है, ये ब्लू वाली जो जा रही है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो क्रॉस यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर एनर्जी बता रहा है, टोटल एनर्जी बता रहा है, एनर्जी बता रहा है, ये एनर्जी बता रहा है, एनर्जी बता रहा है, एनर्जी बता रहा है, एनर्जी बता रहा है। मतलब एक बात हमको एक यहाँ देखते से पता चल गई कि ये जो एनर्जी है, देखो पोटेंशियल एनर्जी के नीचे है। अभी मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा इससे। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन, हमको सारे केसों में बताना है। If any in which particle cannot be found for the given energy also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical quantities for which this potential energy shapes are relevant. मतलब आपको बताना है कि क्या यहाँ पर जो डायग्राम बने हैं वो सही बने या नहीं बने हुए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। जो भी पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है वो वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इसका आंसर क्या आएगा चारों में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी से ज़्यादा वहाँ पर ग्रेटर नहीं होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी यहाँ पर कम है, टोटल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी ज़्यादा नहीं होती टोटल एनर्जी से। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वैल्यू है पोटेंशियल, इसके बराबर हो सकती है। ये अगर 0 हो गया काइनेटिक एनर्जी तो ये इसके बराबर हो जाएगा, पर ज़्यादा नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत हम इसको बता सकते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसमें। आप लोग देख सकते हैं चारों केसों में यहाँ पर आंसर आपको दिए हुए, आप लोग पढ़ के भी देख सकते हैं। देखिए पहला केस क्या बोल रहा है, फॉर एक्स लेस देन ए एंड एक्स ग्रेटर देन बी द पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स इज 0। वहाँ पर देख सकते हैं, है ना, एक्स लेस देन की बात कर रहे हैं और ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब यहाँ पर एक इसकी बात कर रहा है वाली लाइन की, और एक वाली लाइन की बात कर रहा है। वहाँ पर क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट सो E ग्रेटर देन B, but for A less than X less than B, V naught greater than E1, thus the particle cannot be found in the region. The minimum total energy required to exist everywhere is V naught. मतलब वहाँ पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पर फाउंड नहीं करेगा जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा। तो पार्टिकल हमारा वहाँ सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, वहाँ मिलेगा ही नहीं, वहाँ फाउंड होगा ही नहीं। यहाँ पर टोटल एनर्जी से अगर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बन जाए तब, मतलब पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल एनर्जी से। इस वजह से यहाँ पर कोई भी वहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है वो फाउंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। Here for all values of x either less than or equal to E2 or greater than, the extreme region or curve goes to above E2, the particle cannot exist. यहाँ भी जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर पार्टिकल कैन नॉट बी एग्जिस्ट वेयर मिनिमम टोटल एनर्जी व्हाट इज, और यहाँ तीसरा वाला ग्राफ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, तो शुद्ध भाषा में अगर बात करें तो पार्टिकल वहाँ पर मिलेगा नहीं, फाउंड नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, चौथे वाले केस में वही दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और लिख लें आंसर, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है अगला वाला। देखिए कैसे सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी, सुनना बातों ध्यान से, बस 2 मिनट का बच्चा ज़्यादा, वीडियो कंप्लीट हो गया अपना ना। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय Vx। जो हमारा Vx है वो कितना दे के रखा हुआ है हम लोग को, सिंपल हार्मोनिक मोशन वहाँ पर हो रहा है। जो हमारा Vx दे के रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे के रखा हुआ है, वो इतना दे के रखा हुआ है। ठीक है, कितना दे के रखा हुआ है,
के हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी देके रखा हुआ है। और बोला वेयर के इज द कांस्टेंट, और के की वैल्यू भी हमको देके रखी हुई है, कितनी देके रखी हुई है 0.5, ये के की वैल्यू हमको देके रखी हुई है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमको इतनी देके रखी हुई है, के की वैल्यू हमको इतनी देके रखी हुई है। शो दैट, हमको बताना क्या, पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, शो दैट द पार्टिकल ऑफ द टोटल एनर्जी 1 जूल, तो एनर्जी है हमारी टोटल वो कितनी है 1 जूल है, कितनी है 1 जूल है टोटल, है ना, के की वैल्यू एनर्जी हमारी 1 जूल है। मूविंग अंडर द पोटेंशियल टर्म नंबर व्हेन इट रीचेस टू x प्लस 2 और x माइनस 2, इतना पोजीशन हमारा पार्टिकल गेन करना चाहिए। तो आपको एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये पार्टिकल वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल एनर्जी हमको 1 जूल देख रहे कि इसी के माध्यम से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, हमको शो करना, हमको प्रूफ करना है कि जो पार्टिकल है वो कितना वहां पर ऑसिलेट कर रहा है, +2 -2 वहां पर ऑसिलेट कर रहा है। तो कैसे पता करेंगे, हमको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक टोटल एनर्जी हमारा ई है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी हमको दिया हाफ kx²। और यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी कुछ है ही नहीं, वेलोसिटी हमारी पार्टिकल की 0 है, क्योंकि एक समय बाद जाके पार्टिकल रुक जाना है, बाद में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना है, जिस वजह से पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एनर्जी जो हो जाएगा हाफ kx² के बराबर आ जाएगा। टोटल एनर्जी हमको 1 दिया हुआ है, हाफ एज इट इज, के की वैल्यू हमको 0.5 दी हुई है, हमको निकालना है एक्स की वैल्यू 1 +2 -2 आना चाहिए। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर बचा 0.5 इंटू एक्स टू द पावर x², 0 इंटू में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा x², जैसे ही पॉइंट हटाए ऊपर 0 लगा, कितनी बार में चले जाएगा 4 बार में, तो हमारा जो x² निकल के आ रहा है वो 4 के बराबर निकल के आ रहा है, जो कि होगा +-2, जो कि क्या हो जाएगा +-2 हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब हमको कुछ भी नहीं करना है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है। टोटल एनर्जी होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमको देके रखा हुआ है, इतना देके रखा हुआ है, के की वैल्यू भी देके रखी हुई है 0.5, एनर्जी टोटल देके रखी हुई है, x² की वैल्यू हमारी +-2 आ जाएगी, हमको शो करना था और ये हमने कर दिया। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन और नॉट, सबको समझ में आ रहा है नहीं यार समझ में, ठीक है, तो ये आपको समझ में सबको आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल, देखो यहाँ भी वही चीजें लिखी हुई है, आप चाहो तो ये नोट डाउन कर लो, आप चाहो तो जो मैंने लिखा है वो नोट डाउन कर लो। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग चाहो तो आप लोग आंसर इसका लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, ये इसके आंसर सीख लो आप लोग, ये पहले का है ना, 5 क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ले लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, सबने ले लिया होगा इसको, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई दम नहीं है। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, casing of a rocket in a flight burns up due to friction at whose expense is the heat energy obtained। मतलब जो केजिंग, मतलब जो शेल आता है ना, रॉकेट का जो शेल आता है वो गर्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिक हीट जनरेट हो जाती है, वो कैसे होता है, तो मतलब वहाँ हीट जनरेट हो जाती है, तो इसका आंसर यही है कि ऑटोमेटिक हीट जनरेट होती है। इसका आंसर क्या, ऑटोमेटिक हीट जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कारण वहाँ पर हीट जनरेट होती है ऑटोमेटिक, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के कारण वहाँ पर हीट जनरेट होती है, ऑटोमेटिक इटसेल्फ जनरेट होती है, जिस वजह से वहाँ पर जो है फ्लाइट में बर्न वहाँ पर देखने को मिलता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हमारा आंसर है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है रॉकेट इटसेल्फ, खुद के द्वारा वहाँ पर हीट जनरेट होती है। चलिए आगे देखते हैं, कोमेट्स, मतलब comets move in a highly elliptical orbit, work done by the gravitational force over a simple complete orbit is 0। देखो जो कॉमेट्स होते हैं, जो वहाँ पर हमने देखा हुआ है, जो कॉमेट्स मतलब जो सैटेलाइट जो ऑर्बिट्स के अराउंड घूमते रहते हैं वहाँ पर, और अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जैसे कि अर्थ के अराउंड हम देखते हैं कितने और मतलब सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, कॉमेट्स आ जाते हैं ना वहाँ पे, हिंदी में जो मतलब बहुत ही शानदार वर्ड उसका आता है, उच्छल तारा, उच्छल ना, उच्छल तारा रे प्यार भरा मौसम आया रे, उछल तारा रे, वही है ये कोमेट, उछल तारा रे प्यार भरा मौसम आया रे, पानी नहीं आ रहा है पर हमारे बारिश नहीं, देखो गर्मी में अभी तक पड़ा रहा है, क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, पर मैं आपके लिए हमेशा खड़े रहूंगा, आयुष सर आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, बस आप हमको सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप अपने मंजिल तक मैं पहुंचा करूंगा, आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो।
यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो, आप ही बता दोगे। यहाँ पर बोला वर्क डन क्या होता है वहां पर, ओवर कंप्लीट साइकिल जीरो होता है, क्योंकि जो जब भी कोई ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूमता है ना तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका आंसर है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चा पार्टी, मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कोई भी रास्ते कोई घूम रहा है ना, तो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। तो चाहे मान लो ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर है, चाहे वो सीधा चले जाए, चाहे वो इस तरीके से घूम के चले जाए, ऊपर से घूम के चले जाए, कैसे भी चले जाए, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वहां पर वर्क डन अगर टोटल बात करें कंप्लीट साइकिल के लिए, वहां पर जीरो हो जाता है। ये आप लोग नोट डाउन यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। देखो कंजर्वेटिव नेचर होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट लूजेस एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू एटमॉस्फेयर रेसिस्टेंस, व्हाई देन द स्पीड ऑफ इंक्रीज प्रोग्रेसली एट इज कम क्लोजर टू द अर्थ। मतलब जो हमारी सैटेलाइट होती है ना, जो अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रही होती है, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली एनर्जी का लूज होता रहता है, एनर्जी का लॉस वहां पर देखने को मिलता है। पर क्या होता है, जब भी वो अर्थ की तरफ आती रहती है ना, तो ज्यादा स्पीड से आती है, जबकि एनर्जी का तो लॉस हो रहा है, फिर अपने तक ज्यादा स्पीड से कैसे आ रही है सैटेलाइट, तो इस वजह से आती है कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा होता है, हाइट कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइन में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण वहां पर स्पीड सैटेलाइट की बढ़ जाती है। आगे बात समझ में कि नहीं समझ में आ गई, ये इसका क्या है आंसर है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा, ध्यान से देखिए समझिए आप, देखना आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। A man walks 2 meter carrying 15 kg on her hands. Another case he pulls a rope over a pulley to lift 15 kg by a 2 meter. In which case is the work done greater? मतलब यहाँ पर दो बार वर्क लगाया जा रहा है। कब, ये मैन है, मैं रहते पीछे यहाँ पर एक पुली लगाया हुआ है, जैसा ऐसा रस्सी बांध के मैं खींच रहा हूँ। तो अभी पहले पुली नीचे लटका हुआ है, पुली नीचे लटका हुआ है, ऐसा लटका हुआ है, पुली नीचे लटका है, पुली नीचे। अब मैं इसको ऐसा पुल करके खींच रहा हूँ, तो फोर्स में आगे लगा रहा हूँ, फोर्स में आगे लगा रहा हूँ, फोर्स में किधर लगा रहा हूँ, आगे लगा रहा हूँ, फोर्स इस तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट पुली यहाँ पर जो हमारा रोप है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर पुली लगा हुआ है, यहाँ पर मैन खड़ा हुआ है, तो ये रस्सी से आगे की तरफ खींच रहा है इसको, ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, जो कि होता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा हमारा 90 हो जाता है, एफ डी कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो एफ डी 0 कितना हो गया, वर्क 0 हो गया। मतलब जब हम पुली से, जब वो नीचे जब था ऑब्जेक्ट, जब उसको खींच रहा था ऊपर, पुली करके खींच रहा था ऐसा, जब नीचे से ऊपर नहीं आया, वो पुली तक नहीं आया, मतलब ये ऑब्जेक्ट अपना जो हम ऊपर खींच रहे हैं ना, ये पुली लगा हुआ है ना, वो कुएं में लगा था ना पुली, कोयल जैसा ऊपर करते रहते हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट यहीं तक आया, ऊपर तक ही आया, उस केस में वर्क डन कितना हुआ, 0 हो गया फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में बोल रहा है वो आवर रोप पुली, मतलब अब ये जो यहाँ पर वहां पर ऑब्जेक्ट था वो आवर पुली आ गया, आगे की तरफ आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया और फोर्स भी इधर ही हो गया, मतलब एंगल 0 बना दोनों के बीच में। सेकंड केस में क्या हुआ, एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। एक आता हो गया एफ डी। फोर्स कितना लगा रहे थे हम यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, वहां पर नहीं दिया हुआ हमको फोर्स, तो इसको लिख देंगे एम जी, फोर्स को लिख देंगे एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर ना, एम कितना है, मास ऑब्जेक्ट का 15 kg, ग्रेविटी 9.8, ये 2 लिख दिया। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क निकल के आ रहा है। 2 क्वेश्चन पूछे थे कि पहला वाले केस में हमने वर्क निकाला तो वहां तो 0 आया, क्योंकि परपेंडिकुलर है एफ और डी आपस में, इस वजह से 0 है। बट दूसरे वाले केस में क्या हुआ, एफ और डी 0 नहीं है, क्योंकि वहां पर cos 0 1 होता है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0, जिस वजह से cos 0 1 हो गया, एफ डी हमारा आ गया, और यहाँ कुछ न कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। इसका मतलब सेकेंड वाला जो वर्क होगा वो ज्यादा होगा फर्स्ट वाले वर्क से, यही हमारा आंसर होगा, जो सेकेंड वाला वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से। वो इस वजह से होगा क्योंकि वहां पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और पहले कितना बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि पहले ना स्टार्टिंग यहीं पर था ऑब्जेक्ट, अब पुली के अवर आ गया, बाद में आ गया, तो वहां पर 0 डिग्री एंगल बन जाता है। तो ये अपना आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अपने 5 क्वेश्चन का टारगेट था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। कल और हम 5 क्वेश्चन करेंगे अगले, और अगले दिन और 5 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे 2-3 दिन में हमारा चैप्टर एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़वा रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के आपको आगे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।
सारे एनसीईआरटी क्लास 11 में कंप्लीट कराऊंगा, क्लास 12 करवाऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, 10 एंड 12 सारी चीजें आपके सामने आने वाली, एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब मिलेंगे हम कल। जब तक डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट जो मैंने पढ़ा है उसको 10 से 15 मिनट एटलीस्ट जरूर पढ़े। ठीक है सिमरन, ठीक है आकाश, जितने बच्चे सब पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, और एक दिन आपके लिए इतना बढ़िया वीडियो लाऊंगा, मोटिवेशनल वीडियो, प्लस वहां पर आपको करियर रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी, आप बोलोगे कि सर से जुड़ने का आज फायदा मिला। तो आप समय आने दो, आपको जरूर फायदा देखने को मिल जाएगा।